जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और प्रीवियस वीडियो में हमने संघ पोरीफेरा से जुड़े हुए कुछ टॉपिक को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम संघ पोरीफेरा से जुड़े हुए जितने बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें संघ पोरीफेरा के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि संगठन की, तो इनका जो शरीर होता है वो सेल से बना होता है यानी कि सेलुलर होता है। तो इनमें न तो कोई टिश्यू पाया जाता है, न तो ऑर्गन पाया जाता है और न ही ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इनमें केवल कोशिकीय संगठन पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्पंज में पाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्पंज है वो एनिमल है और जो जितने भी एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अगर मल्टी सेलुलर है तो वो कोशिका का बना है, सेल का बना हुआ है। और सेल का बना हुआ है परंतु इसमें न तो ऊतक है न तो अंग है, ठीक है, और न ही कोई अंग तंत्र है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। क्योंकि ये जो स्पॉन्ज होते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंपलेस्ट एनिमल है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे-जैसे हम आगे के फाइलम में जाते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड और उनमें नए-नए जो कैरेक्टर है वो ऐड होते रहते हैं। तो जैसे-जैसे हम अगला फाइलम पढ़ेंगे उसमें हमें नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पंज में तंत्र पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्पंज में नाल सिस्टम यानी कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पंज का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्क्रीटरी मटेरियल क्या होता है? तो इसमें स्क्रीटरी मटेरियल होता है अमोनिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितने भी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं, उनको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। और हम सभी जानते हैं कि जो स्पॉन्ज होते हैं, वो पानी में ही पाए जाते हैं। इनके पास पानी की उपलब्धता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये आसानी से अमोनिया का उत्सर्जन कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन स्पंज के लिए असत्य है? यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा असत्य है स्पंज के लिए? तो बात करते हैं पहले हर्माफ्रोडाइट्स की। तो हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब है बाइसेक्सुअल, यानी कि ऐसे जीव इनमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो जो स्पॉन्ज है यह एक हर्माफ्रोडाइट है यानी कि बाइसेक्सुअल है। इसमें जो एग है वो भी बनता है और जो स्पर्म है वो भी बनता है। अब यदि बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि सेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो इनर फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। बात करें अगर पुनर्जनन की यानी कि रीजनरेशन की, तो अगर हम स्पॉन्ज के अलावा भी और जीव देखें तो उनमें भी रीजनरेशन होता है। लेकिन स्पॉन्ज के केस में अगर देखें तो सबसे अधिक रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो स्पॉन्ज में पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, वाह्य निषेचन। और स्पॉन्ज में वाह्य निषेचन नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हम देखें तो जो स्पॉन्ज होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, अंतः निषेचन पाया जाता है और निषेचन के बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो यदि अगर जाइगोट डायरेक्ट डेवलप कर लेता है तो वहाँ पर लार्वा नहीं बनता, ठीक। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जाइगोट का तो लार्वा बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पॉन्ज की, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है। आइए बात करते हैं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इनमें पुनर्जनन की बहुत अधिक क्षमता होती है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। ये बहुत तेज़ी से बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पुनर्जनन करते हैं। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। दूसरा जो तरीका है वो ग्रेम्यूल्स के थ्रू, इसे हम सीड भी कह सकते हैं। अगर इनके लैंग्वेज में देखा जाए तो हम इसे सीड भी कह सकते हैं। तो ग्रेम्यूल्स क्या होते हैं? ये छोटे-छोटे बड्स होते हैं जो कि अंदर बनते हैं और जब पानी की धार ऑस्कुलम से बाहर निकलती है तो ये ग्रेम्यूल्स भी बाहर निकल जाते हैं। और जहाँ-जहाँ ये पानी के द्वारा जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये वहाँ पर जर्मिनेट करके नए स्पंज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि पुनर्जनन की क्षमता होती है वो विखंडन और गैम्यूल्स के द्वारा होती है।
आइए स्पॉन्ज के कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्जिला को बोलते हैं, कॉमन बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं यू स्पॉन्जिया को, यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्राउन स्पॉन्ज बोलते हैं साइकॉन या फिर हम साइफा को, ठीक है। बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं क्लायोना को, और ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं हाइलोनीमा को। तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 6 एग्जाम्पल है, आप इनको याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें हम यूप्लेक्टेला की, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, इसे जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें क्लायोना की, तो ये जो पर्ल इंडस्ट्री है यानी कि जो मोतियों की औद्योगिक निर्माण होती है, ठीक है, जहाँ पर मोतियों को निकाला जाता है, तो उसके लिए ये हार्मफुल यानी कि हानिकारक होता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, किस स्पंज को जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है? तो अभी हमने पीछे देखा, आंसर था यूप्लेक्टेला। अगला क्वेश्चन है, स्पंज जो नदी में पाया जाता है, यानी कि आपको फ्रेश वाटर स्पंज के बारे में बताना है, तो आपका राइट आंसर है स्पॉन्जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बोरिंग स्पंज है? तो बोरिंग स्पंज किसको बोलते हैं? क्लायोना को। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्लायोना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्पंज का अभिलक्षण नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अंतःकोशिकी पाचन यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जब पाचन सेल के अंदर हो यानी कि जो फूड पार्टिकल है उस सेल के अंदर जाते हैं और उनका डाइजेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो स्पॉन्ज में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। अब हम बात करें हम लोगों की, तो हम लोगों में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि बाह्य कोश की होता है, क्योंकि जो भोजन के पार्टिकल होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं स्पॉन्ज की, तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। वही बात करें हम डेवलपमेंट की, तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनमें हमने अभी पीछे पढ़ा कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है। जब अप्रत्यक्ष विकास होता है तो वहाँ पर लार्वा बनते हैं। थर्ड ऑप्शन है शरीर का स्पीक्यूस द्वारा समर्थित। तो इनकी जो बॉडी होती है, मतलब इनके जो सेल होते हैं वो स्पेक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं उसके द्वारा इनको सपोर्ट मिलता है। अगला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो इनमें न्यूरॉन्स नहीं पाया जाता, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो बात करें हम इनके बॉडी के सपोर्ट की, तो इनके शरीर का जो आधार प्रदान किया जाता है वो स्पाइक्यूल्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि कंटिकाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है हमें ढांचा प्रदान करती है, उसी तरह स्पॉन्ज में स्पेक्यूल्स यानी कि कंटिकाएं सपोर्ट करती हैं, और ये जो कंटिकाएं होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वीनस के फूलों की डलिया किस संघ से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पोरीफेरा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ऑस्ट्रिया पाया जाता है। तो ऑस्ट्रिया पाया जाता है किसमें? हम सभी जानते हैं पोरीफेरा का अभिलक्षणिक गुण है, जितने भी स्पॉन्ज होते हैं उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। और ऑप्शन में स्पॉन्ज का जो एग्जाम्पल दिया वो है केवल साइकॉन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है साइकॉन। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो स्पॉन्ज में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल स्पॉन्ज में न्यूरल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, बाकी इसके ऊपर जितने भी फाइलम है उसमें आपको नर्व सेल यानी कि न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्पॉन्ज में पाई जाने वाली संरचना है? तो ऑस्टिया, ऑस्कुलम, स्पाइक्यूल्स, ये तीनों संरचनाएं आपको स्पंज में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसमें पुनर्जनन की अधिक क्षमता होती है? तो हम सभी जानते हैं स्पॉन्ज में होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। स्पंज के संबंध में कौन असत्य है? तो ये एक्वाटिक होते हैं, ये ऑप्शन सही है। स्पंज जो होते हैं ठंडे जल में नहीं पाए जाते, तो ये भी ऑप्शन सही है। इनकी जो सिमेट्री होती है वो असममित होती है, ये भी सही है। और इनमें जो लार्वा बनते हैं वो अचल होते हैं, ये गलत है। इनमें जो लार्वा बनते हैं वो चल होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्ज होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, परंतु मैंने बताया था इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो मोटाइल होती है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर बात आई थी कि स्पॉन्ज जो होते हैं वे असममित होते हैं यानी कि एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है
जब हम किसी भी एनिमल के बॉडी पार्ट को इक्वल पार्ट में नहीं काट पाते तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो आप इसको दो बराबर भाग में बांट नहीं सकते। इसके बाद मैं और भी सिमेट्री को आपको बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, तो जब हम किसी एनिमल के बॉडी पार्ट को केवल एक प्लेन से, यानी कि जब हम एनिमल को किसी एक ऐसे स्थान पर काटते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर हम काटें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो कोई एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर काटने पर वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और हम लोगों की जो सिमेट्री होती है, यानी कि ह्यूमन की अगर सिमेट्री देखें तो वो भी बाइलेटरल होती है। लेकिन अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि इसके बॉडी को किसी भी प्लेन से, यानी कि इसके मिड को लेकर हम किसी भी स्थान से काटेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 प्लेन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीनों प्लेन से कहीं से भी काटते हैं तो ये इक्वल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये अंतर है बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में। तो बाइलेटरल सिमेट्री में केवल और केवल एक ही प्लेन पे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, परंतु जो रेडियल सिमेट्री है उसमें हम कहीं भी पार्ट से काटें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ और आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो संघ पोरीफेरा है, इसमें जितने भी एनिमल आते हैं उनकी सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल, यानी कि असममित। वहीं हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री यानी कि अरियसममित होती है। इसके अलावा जितने भी फाइलम आपको देखने को मिलेंगे सभी बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। आपको बस एक याद रखना है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में जो आपको सिमेट्री देखने की मिलेगी वो रेडियल और बाइलेटरल दोनों देखने को मिलेगी। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इनमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्री होती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कोइनोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोइनोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं स्पंज में। तो स्पंज में आप दो सेल को याद रखिएगा, एक है कोइनोसाइट्स जिसे हम कॉलर सेल कहते हैं, दूसरा है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स को हम टोटियोपोटेंस सेल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटियोपोटेंस सेल का मतलब है कि इसके इस सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे अन्य सेल का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से ये रीजनरेशन में सहायता करते हैं। तो ये दो सेल हैं, इन दोनों सेल के नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं स्पंज के बॉडी लेयर की। तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि दो लेयर के बने होते हैं। पहला लेयर है एक्टोडर्म जो कि ऊपर की ओर पाया जाता है और दूसरा लेयर है इंडोडर्म जो कि नीचे की ओर पाया जाता है। तो जब कोई भी एनिमल एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बना होता है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक, और इसमें मीजोडर्म नहीं है। अगर मीजोडर्म पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो यहाँ पर स्पॉन्ज के लार्वा का नाम याद रखिएगा, इसके लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था हमारा एनिमल किंगडम पोरीफेरा से जुड़े हुआ टॉपिक और उनके क्वेश्चन। तो आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। अगले पार्ट में हम अगले फाइलम को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।